क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ठीक है, ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉट ए बाई 2 है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है, ए है, और प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है कॉट ए बाई 2 है। तब न्यूनतम विचलन का कोण कितना होगा, न्यूनतम विचलन का कोण। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर है कॉट ए बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 करके यहीं पर पुट अप रख देंगे, मतलब है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास एक और हिंट है, ठीक है, सॉरी, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन, है ना, ए प्लस डेल एम, है ना, बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, इतना होता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम, जहाँ पर डेल एम न्यूनतम विचलन का कोण है, अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है। और अभी अभी हमने म्यू का वैल्यू निकाला था कितना, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ से। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, क्योंकि दोनों म्यू के वैल्यू हैं। तो इसलिए कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। नीचे से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट होगा, तो कॉस ए बाई 2 इक्वल होगा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, तो ये होगा आपका कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन, ठीक है, डेल एम प्लस ए बाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो कॉस ए बाई 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन, है ना, डेल एम प्लस ए बाई 2, मतलब राइट हैंड साइड में जो है वो रहेगा, है ना। तो इधर से साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, लिख लेते हैं 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। ये हो जाएगा 180 माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल होगा दोनों साइड से, तो यहाँ से ए इस तरफ लेके आएंगे तो 2a हो जाएगा, है ना। और या फिर इसको इस वाले ए को जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2a इज इक्वल टू डेल एम। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 180 माइनस 2a, ऑप्शन ए 180 माइनस 2a, जो कि न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा 2019 में जो एग्ज़ाम लिया गया था, टीचर का एग्ज़ाम, है ना। तो उसमें लैब टीचर के लिए भी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को हम फिजिक्स वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। एन जो कि अपवर्तनांक है, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू है 1.47 के कांच का लेंस, है ना, द्रव में डुबाने पर अदृश्य हो जाता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू 1.47 के कांच का जो लेंस है उसको किसी एक द्रव में डुबाते हैं तो वह अदृश्य हो जाता है, मतलब कांच जो है दिखाई नहीं देता है, लेंस जो है दिखाई नहीं देता है। तो वह द्रव कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो वह द्रव कौन सा है? ग्लिसरीन, है ना, क्योंकि ग्लिसरीन का जो अपवर्तनांक होता है ये एग्जैक्टली 1.47 के बराबर होता है, मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी के बराबर होता है। बाकी सबका अलग अलग होता है, जल का, केरोसिन का, एल्कोहल का, ये सबका अलग अलग होता है। ग्लिसरीन का ही 1.47 के बराबर होता है। और अगर हम किसी कांच को
है ना, जो कि किसी द्रव में डुबाते हैं और द्रव का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दोनों सेम है, तो वह जो कांच है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना, उस अदृश्य हो जाएगा, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, कांच दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है फोकस दूरी एफ वाले एक, जो कि वायु में है एफ, है ना, तो वाले एक अवतल दर्पण को जल जिसका अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 4/3 है, इसमें डुबा दिया जाता है, तब जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। एक अवतल दर्पण है, इस प्रकार से अवतल दर्पण है, इसको हम एक द्रव में डुबा देते हैं, जल में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक 4/3 है ना, इसमें डुबा देते हैं, तब जल में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, जल में फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, जो दर्पण है उसकी, अवतल दर्पण है उसकी। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि ये जो अवतल दर्पण, मैंने अभी लेंस बना दिया था, सॉरी, वो दर्पण होगा इस प्रकार से, है ना, इधर ये सरफेस रफ सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, और ये जो है परावर्तक सरफेस होगा। तो इस प्रकार का जो लेंस सॉरी दर्पण बनता है, वह उसका जो है फोकल लेंथ जो है अनचेंज्ड रहता है ना, मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उसका मान एफ ही रहेगा, उसकी फोकस दूरी एफ का मान जो है एफ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, क्योंकि वह कांस्टेंट रहता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम उसको द्रव में डुबाएंगे तब भी। ठीक है, दर्पण की बात हो रही ना, इसलिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 किलो 8 सॉरी 1 किलो वाट आवर तुल्य है। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा किसके तुल्य है। ठीक है, 36 × 10⁵ तो बोल रहा है। आंसर कैसे पता करें, तो देखिए आंसर ऐसे पता करते हैं। 1 किलो वाट बोल रहा है ना, 1 किलो वाट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 जूल, है ना। 1 वाट बराबर 1 जूल, तो सॉरी 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड को हम बोलेंगे 1 किलोवाट। ठीक है, और 1 किलोवाट 1 घंटे में बोल रहा है, तो 1 आवर में, है ना, कितना सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड होगा ना, है ना। इसको और क्लियर कर दूं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ठीक है, और हमको पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर, है ना, कितनी ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, तो 1 किलोवाट का कोई बल्ब 1 घंटे तक जलते रहे तो उसी को 1 किलोवाट बोलेंगे। ठीक है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हमारे पास कितना आया था, 3600, जो कि 1 घंटे के तुल्य है, और 1000 जूल पर सेकेंड, इतना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो आ जाएगा 36 × 10⁵ ठीक है, सॉरी जूल। ठीक है, 3600 में सेकेंड ऑलरेडी होता है, और इसमें जूल पर सेकेंड होता है, जो कि नीचे में आएगा, तो सेकेंड और ये ऊपर का सेकेंड कट जाएगा, तो बचेगा जूल। ठीक है, तो 36 मतलब 36 × 10⁵ जूल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला देखते हैं, स्थिर समुद्री जहाज से, एक स्थिर समुद्री जहाज है, वहाँ से, ये मान लेते हैं समुद्र का सतह है, यहाँ पर एक जहाज है, तो यहाँ से ऐसे नीचे की ओर एक तो सिग्नल भेजा जाता है ना। पहले देख लेते हैं इसका जो तल की गहराई, तल की जो, है ना, जहाज के नीचे से जो समुद्र का तल है उसका जो दूरी है 2900 मीटर है, 2900 मीटर। अब यहाँ से एक सिग्नल भेजता है पराश्रवी तरंग, है ना, वो जो जहाज है वह नीचे की ओर। अब ये सिग्नल यहाँ से ऐसे टकराता है और फिर ऊपर वापस जाता है। ठीक है, अब इसको टोटल पूरा करने में जो समय लगता है 4 सेकेंड का लगता है। ठीक है, 4 सेकेंड मतलब यहाँ से नीचे जाता है, टकराता है, फिर ऊपर जाता है, तो 4 सेकेंड का लगता है। तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, इसको हमको ज्ञात करना है, ध्वनि की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए
बोल रहा है कि ये समुद्र के तल सतह से तल का जो दूरी है 2900, और वह जो सिग्नल है एक बार नीचे आता है फिर एक बार ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2900 प्लस 2900 हो जाएगा कुल दूरी, है ना, मतलब 5800, 5800 मीटर चलेगा। और इसको पूरा करने में लगा समय 4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी 5800 मीटर और सेकंड मतलब समय 4 सेकंड। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमको मिलेगा 1450 मीटर पर सेकेंड, इतना समय लगेगा। 1450 मीटर पर सेकेंड मतलब 1450 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जो ध्वनि है, पराश्रव्य ध्वनि, वह नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, तो उसको सिग्नल प्रतिध्वनि सुनाई देने लगेगा, ठीक है, जहाज को। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण या लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक यानी वस्तु है, उसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? तो वह लेंस भी हो सकता है, दर्पण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण जो है वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। जो इस प्रकार का दर्पण होता है अवतल दर्पण, है ना, ये अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दर्पण है ना, ठीक है, लेंस नहीं, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण जो है वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।